जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते वाले अपडेट की तरफ दोस्तों, जेन टेक्नोलॉजीज को 120 करोड़ रुपए का रक्षा मंत्रालय से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अब ये कंपनी मध्य प्रदेश के महू में इन्फेंट्री स्कूल में देश का पहला कॉम्बैट ट्रेनिंग नोड यानी कि सीटीएन तैयार करेगी। और इस सीटीएन में 60 से ज्यादा सिमुलेटर्स होंगे, जिनमें सैनिकों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग, ड्रोन से जुड़ी ट्रेनिंग और लाइव फायरिंग के लिए टारगेट सिस्टम की सुविधा मिलेगी। और ये खरीद दोस्तों रक्षा मंत्रालय के सिमुलेशन फ्रेमवर्क के तहत की गई है। और इस फ्रेमवर्क में यह तय किया जाता है कि सिमुलेशन ट्रेनिंग सेना की आधुनिकता बढ़ाने और खर्च कम करने के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, इंडियन आर्मी में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। भारतीय सेना के मेजर राज प्रसाद आरएस ने एक स्वदेशी मल्टी यूज अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल यानी कि यूजीवी तैयार किया है, जिसका नाम सेपर स्काउट V2.0 रखा गया। और ये मेजर राज प्रसाद की 12वीं इनोवेशन है, जिनमें से 4 इनोवेशन पिछले 2 सालों में इंडियन आर्मी में शामिल हो चुकी है। सेपर स्काउट 2.0 यूजीवी दोस्तों भारत में बनाया गया पहला ऐसा यूजीवी है जो कई तरीके के काम कर सकता है, जैसे कि बारूदी सुरंग का पता लगाना, सामान ले जाना, रेकी सर्विलांस करना, माइन बिखेरने का काम करना और इवन घायल सैनिकों को निकालकर सुरक्षित लाना। इसमें अलग अलग तरीके के पेलोड हैं, जैसे कि हथियार, काउंटर अनमैन एरियल सिस्टम आदि। मतलब इन दोनों को इसमें जोड़ा जा सकता है। और ये यूजीवी हर तरीके की जमीन पर चल सकता है। इसमें 6 पहिए हैं, अलग अलग मोटर ड्राइव और बेहतर सस्पेंशन है। दोस्तों, भारत की डिफेंस पीएसयू ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड ने इडेक्स 2025 में इजिप्ट की वायुसेना को अपना पूरी तरह स्वदेशी MiG-29 ब्रेक पैराशूट सिस्टम दिखाया। यह सिस्टम खास तौर पर MiG-29M/M2 फाइटर जेट्स के लिए बनाया गया है। कंपनी का ये पैराशूट हल्का, मजबूत और पूरी तरह भारतीय टेक्नोलॉजी से बना है। बता दें कि ये मिस्र के 46 MiG-29M/M2 एयरक्राफ्ट पर लगे रशियन पैराशूट का सीधा और सस्ता ऑप्शन है। ये पैराशूट डीआरडीओ की फैसिलिटी पर ग्राउंड टेस्ट और हाई स्पीड सेल टेस्ट पास कर चुका है। 2024-2025 में भारतीय वायुसेना के MiG-29 यूपीजी पर सफल उड़ान परीक्षण भी किए जा चुके हैं। कंपनी का कहना है कि ये पैराशूट रशियन PPK-29 पैराशूट की जगह बिना किसी बदलाव के फिट किया जा सकता है। इसकी कीमत 30 से 35% कम है। डिलीवरी भी काफी तेज है। आपको बता दें कि इडेक्स 2025 में मिस्र की एयरफोर्स के जो सीनियर अधिकारी हैं वो इस पैराशूट की टेक्निकल डिटेल्स को देख रहे हैं। और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है तो पहली बार भारत किसी MiG-29 के महत्वपूर्ण सुरक्षा सिस्टम का एक्सपोर्ट करेगा। दोस्तों, भारत अब अपनी पनडुब्बियों के लिए रिंग लेजर गायरोस्कोप यानी कि RLG टेक्नोलॉजी को डेवलप करना शुरू कर चुका है। ये टेक्नोलॉजी पानी के अंदर जीपीएस के बिना सबमरीन को बिल्कुल सही दिशा और लोकेशन बताने में मदद करती है। दरअसल दोस्तों, पानी के अंदर जीपीएस काम नहीं करता और पनडुब्बी समंदर के भीतर कई हफ्तों तक छुपकर चलती है। न कोई सिग्नल, न कोई बाहरी मदद। ऐसे में बहुत सटीक नेविगेशन की जरूरत होती है और यही काम करता है रिंग लेजर गायरोस्कोप बेस्ड इनिशियल नेविगेशन सिस्टम। इससे सबमरीन बिना सतह पर आए अपनी लोकेशन, दिशा और मूवमेंट बिल्कुल सही पता लगा सकती है। आपको बता दें कि अभी भारत के स्कॉर्पियन पनडुब्बियों में फाइबर ऑप्टिक गायरो यानी कि FOG का इस्तेमाल होता है, लेकिन RLG इनसे बेहतर है। इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है, शॉक प्रूफ है, नो वार्म अप टाइम है यानी कि ये तुरंत चालू हो जाता है, बेहद सटीक और भरोसेमंद है, वाइब्रेशन से कोई गलती नहीं होती है। इस प्रोजेक्ट के साथ दोस्तों भारत दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो ऐसी स्ट्रेटेजिक ग्रेड नेविगेशन टेक्नोलॉजी को खुद डेवलप कर रहे हैं। और ये भारत की पनडुब्बी टेक्नोलॉजी के लिए एक बड़ा गेम चेंजर है। मतलब साफ है कि दोस्तों इस टेक्नोलॉजी से भारत एलीट क्लब में शामिल हो गया है। केवल दुनिया के 5 से 6 देश यानी कि अमेरिका, रशिया, फ्रांस और चाइना, इसके अलावा ब्रिटेन इस टेक्नोलॉजी को बनाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आखिरकार रशिया ने फिर से भारत को Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट का ऑफर दे दिया है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने कहा है कि जब तक हमारे टेस्ट पायलट खुद एयरक्राफ्ट को उड़ाकर पूरा इवैल्यूएशन नहीं करेंगे तब तक तो हम कोई डील करने वाले नहीं है। बकायदा दोस्तों रशिया डेमो फ्लाइट और कॉकपिट दिखाने के लिए मान चुका है, लेकिन अभी तक एक भी इंडियन एयरफोर्स पायलट को Su-57 का कंट्रोल संभालने नहीं दिया गया। इंडियन एयरफोर्स की सबसे बड़ी दिक्कत है 2 सीटर वेरिएंट का ना होना। भारतीय वायुसेना कहती है कि बिना 2 सीटर के हैंडलिंग, एवियोनिक्स और मिशन सिस्टम का सुरक्षित और असली टेस्ट संभव नहीं है। हालांकि रशिया ने दुबई एयर शो में 2 सीटर बनाने की पेशकश भी की थी, लेकिन उसके लिए सालों का डेवलपमेंट और भारत की फंडिंग होनी चाहिए। हालांकि यहाँ पे दोस्तों इंडियन एयरफोर्स चाहे तो पुराने T-50 प्रोटोटाइप को उड़ाकर टेस्ट कर सकती है, लेकिन रशिया इसमें भी हिचक रहा है। इसलिए भारतीय वायुसेना ने रक्षा मंत्रालय को बताया कि हमें फुल एक्सेस चाहिए, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग ट्रायल्स चाहिए इसके, और IACCS इंटीग्रेशन टेस्ट भी हम इसका करेंगे। और अगर ये सभी हर्डल्स दूर हो जाते हैं तो 2027 के बाद 20 से 30 Su-57 भारत में आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रशिया इंडियन एयरफोर्स के पायलटों को असली हैंड्स ऑन फ्लाइट करने देगा या नहीं। दोस्तों, रशिया ने भारतीय नौसेना के लिए अपनी कैलिबर PL मिसाइल का ऑफर फिर से दिया है।
ये सबमरीन से 1500 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है और इस मिसाइल को सीधे 533 टॉर्पीडो ट्यूब से लॉन्च किया जा सकता है। मतलब सबमरीन में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है और इवन दोस्तों इससे लैंड अटैक स्ट्राइक प्लेटफॉर्म में बदला जा सकता है। आपको मैं बता दूं कि भारतीय नौसेना के लिए फिलहाल के लिए ये मिसाइल ब्रिज सॉल्यूशन का काम कर सकती है, क्योंकि डीआरडीओ खुद अपनी SLCM मिसाइल को तैयार कर रहा है, लेकिन अभी इसे बनने में 4 से 5 साल और लगेंगे। लेकिन कैलिबर लगते ही किलो क्लास और स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स छुपकर 1500 किलोमीटर अंदर तक हमला कर सकती है और ये भारत की सेकंड स्ट्राइक क्षमता को और मजबूत कर देगा। दोस्तों ये कोई छोटी मिसाइल नहीं है, बल्कि ये भारत की पनडुब्बी ताकत के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। इसके अलावा भारत की प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनी सागर डिफेंस और बोइंग ने मिलकर भारत में ही वेव ग्लाइडर USV का लोकल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। चकान इंडस्ट्रियल एरिया में बने इस नए हाईटेक प्लांट का उद्घाटन वाइस एडमिरल संजय जी ने किया। यहाँ पर दोस्तों जो ये वेव ग्लाइडर है, ये एक जबरदस्त ओशन रोबोट है जो कि लहरों और सोलर एनर्जी से चलता है और लगभग 12 महीने तक बिना फ्यूल के समुद्र में काम कर सकता है। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना पहले से प्रोजेक्ट सागर मंथन के तहत वेव ग्लाइडर की खरीद शुरू कर चुकी है। ये USV लगातार निगरानी करेंगे दुश्मनों की पनडुब्बी गतिविधियों की, इलीगल फिशिंग की, समुद्री सुरक्षा की और दुश्मन की छिपी हुई मूवमेंट की। नए प्लांट में दोस्तों हर साल 50 USV बनाने की क्षमता होगी और आगे इन्हें बढ़ाकर 150 यूनिटें हर साल किया जा सकता है। इसमें इंडियन सेंसर्स होंगे जैसे कि सोनार, सेटकॉम, AIS और EO सिस्टम और 2028 तक 70% से ज्यादा भारत में बना कंटेंट इनमें लगा होगा और पहला पूरी तरीके से इंडियन असेंबल्ड वेव ग्लाइडर नौसेना को मार्च 2026 तक मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों इंडियन आर्मी ने अपने T-72 टैंकों को एक नए और बेहद काम के अपग्रेड से लैस करना शुरू कर दिया है और ये है नेस्टिंग ड्रोन सिस्टम। और अब टैंक कमांडर बिना हैच खोले सीधे टैंक के अंदर बैठे बैठे एक छोटा सा माइक्रो ड्रोन लॉन्च कर सकता है। टैंक की छत पर लगा एक छोटे से बॉक्स से इसे लॉन्च किया जा सकता है और लैंडिंग नेस्ट भी किया जा सकता है और ये हल्का फुल्का ड्रोन 25 से 30 मिनट तक उड़ सकता है और 4 से 6 किलोमीटर तक आगे की रियल टाइम वीडियो फीड भेज सकता है। यानी कि दोस्तों टैंक अब पहाड़ी मोड़ के पीछे, गांव के अंदर या किसी भी ब्लाइंड स्पॉट में क्या चल रहा है सब देख सकता है। इससे दोस्तों हमारे टैंकों को एक और सबसे बड़ी ताकत मिलेगी, एम्बुश से बचाव, और इसके जरिए दुश्मन के एंटी टैंक टीमों को पहले से पकड़ा जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि ये पूरा सिस्टम सिर्फ 8 किलो का है और किसी भी T-72 पर फील्ड में लगभग 2 घंटे में फिट हो जाता है। इंडियन आर्मी ने लद्दाख और राजस्थान में इसके कई सेट्स तैनात किए हैं। 2026 तक सभी 1200 T-72 टैंकों को इससे लैस किए जाने की योजना है। मतलब कम कीमत, ज्यादा असर। और ये जो नेस्टिंग ड्रोन अपग्रेड है वो भारत के आर्मर्ड फोर्सेस के लिए एक बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर साबित होने जा रहा है। दोस्तों इस वक्त भारतीय सेना को सबसे ज्यादा जरूरत है नए, हल्के और फोल्ड होने वाले फ्यूल ड्रम्स की, और ये खास तौर पर भारतीय सेना को उन पोस्ट के लिए चाहिए जो ऊंचे पहाड़ों में है, जहां सड़कें नहीं होती और पूरा सामान हेलीकॉप्टर से पहुंचाया जाता है। अभी जो 200 लीटर के लोहे के भारी ड्रम का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें हेलीकॉप्टरों से ले जाना मुश्किल है, क्योंकि वजन ज्यादा होता है, जगह ज्यादा लेते हैं और खाली होने पर भी स्पेस लेते हैं। ऊपर से इनमें जंग भी लग सकता है। भारतीय सेना अब चाहती है कि उन्हें पॉलीमर बेस्ड कोलैप्सिबल ड्रम्स चाहिए जो हल्के हों, फोल्ड होकर छोटे हो जाएं और -45 डिग्री सेल्सियस से +50 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में काम कर सकें। और ये ड्रम हेलीकॉप्टर से स्लिंग लोड में आसानी से ले जाने लायक होने चाहिए और मौजूदा फ्यूल सिस्टम के साथ पूरी तरह कंपैटिबल भी हों। साथ ही पहाड़ों का रफ हैंडलिंग भी झेल सके, मतलब पंचर ना हो और लीक ना करे। इस प्रोजेक्ट को दोस्तों IDX और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के तहत इंडियन इंडस्ट्री को दिया गया है और जल्द ही इनके प्रोटोटाइप्स ऊंचाई वाले इलाकों में टेस्ट किए जाएंगे। वहीं दोस्तों अमेरिका ने भारत को $52.8 मिलियन के एंटी सबमरीन सोनोबॉयज भेजने की मंजूरी दे दी है। बता दें कि ये छोटे छोटे सेंसर्स होते हैं जिन्हें हेलीकॉप्टर से समुद्र में गिराया जाता है ताकि पानी के अंदर छिपी पनडुब्बियों को पकड़ा जा सके। DSCA की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने इन सोनोबॉयज के साथ मैनुअल सपोर्ट सर्विसेज और टेक्नोलॉजी मदद भी मांगी है, जिसे अमेरिका ने मंजूर कर दिया। ये सिस्टम भारतीय नौसेना के MS-60R हेलीकॉप्टरों की ताकत को बढ़ाएंगे, जिससे भारत की एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमता और मजबूत हो जाएगी। अमेरिका ने कहा कि यह सौदा US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को गहरा करेगा और क्षेत्र में किसी तरीके का असंतुलन पैदा नहीं होने देगा। और सबसे खास बात यह कि दोस्तों इसमें कोई ऑफसेट नहीं है, मतलब ना ही US से कोई कर्मी भारत भेजा जाएगा। अमेरिका ने खुद माना है कि भारत इस संवेदनशील टेक्नोलॉजी की सुरक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। वहीं दोस्तों गुजरात की ATS ने एक पूर्व सैनिक और एक महिला को गिरफ्तार किया जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों को संवेदनशील सेना की जानकारी भेज रहे थे। यहाँ पर दोस्तों एक एक्स सर्विसमैन अजय कुमार सिंह को एक पाकिस्तानी महिला एजेंट ने अंकिता शर्मा के फर्जी नाम से फंसाया। आर्मी यूनिट की मूवमेंट, अफसरों के ट्रांसफर और लोकेशन की जानकारियां मांगी और इस बंदे ने फोटो, वीडियो और टेक्स्ट के जरिए डिटेल भेज दी। पाकिस्तानी एजेंटों ने उसके फोन में ट्रोजन मालवेयर भी इंस्टॉल करवाया ताकि मोबाइल का पूरा डेटा चुपचाप चोरी किया जा सके। और दूसरा जो आरोपी है वो है रश्मा निपाल, जो प्रिया ठाकुर के नाम से काम कर रही थी। पाकिस्तानी हैंडलर्स अब्दुल सत्तार और खालिद के इशारे पर आर्मी के जवानों को हनी ट्रैप करके जानकारी निकालने की कोशिश कर रही थी। ATS ने दोनों के फोन से
इंटरनेशनल कॉल्स, चैट्स, दस्तावेज और जो भी फाइनेंशियल लेन देन हुआ है उसके सबूत बरामद किए और सभी पाकिस्तानी हैंडलर्स पाकिस्तान से वीपीएन और फर्जी नंबरों से ऑपरेट कर रहे थे। वहीं दोस्तों भारतीय नौसेना अपनी सबमरीन फ्लीट की कमी को दूर करने के लिए एक बड़ा स्टेप उठा रही है। भारतीय नौसेना चाहती है कि सरकार एक ही बारी में 12 प्रोजेक्ट 76 पनडुब्बियों को मंजूरी दे दे ताकि 2 शिपयार्ड यानी कि एल&टी और एमडीएल मुंबई साथ साथ इन्हें बनाना शुरू कर दे। दरअसल प्रोजेक्ट 76 की बात की जाए तो ये पूरी तरीके से स्वदेशी डिजाइन होगा भारत का। इन पनडुब्बियों का डिस्प्लेसमेंट 2500 टन का होगा, स्कॉटलैंड से बड़ी और ज़्यादा सक्षम होंगी और भारतीय ओशंस के हिसाब से इन्हें डिज़ाइन किया जाएगा। और इसमें एआईपी सिस्टम लगेगा डीआरडीओ का, लिथियम आयन बैटरीज लगेंगी, भारी टॉर्पीडो ट्यूब्स होंगी, मिसाइलों के लिए वीएलएस सिस्टम होगा, स्वदेशी सोनार और इलेक्ट्रॉनिक्स भी होंगे, पंप जेट प्रपल्जन होगा और 45 क्रू मेंबर्स इसे ऑपरेट कर सकते हैं। भारतीय नौसेना को जल्दी इसीलिए क्योंकि 2035 से 2042 के बीच कम से कम भारत की 11 पुरानी पनडुब्बियां रिटायर हो जाएंगी और प्रोजेक्ट 75 और प्रोजेक्ट 75I मिलकर भी इंडियन नेवी के पास 2040 के आसपास सिर्फ 18 सबमरीन्स होगी, जबकि हमें 24 सबमरीन्स चाहिए और इन 12 पनडुब्बियों की मंजूरी एक साथ होती है तो सभी 12 सबमरीन 2041 तक तैयार हो जाएंगी। इवन लागत भी 18 से 22% कम होगी। इसलिए इंडियन नेवी कह रही है कि 2 बैचों में 6-6 बनाने से काम फिर से देरी में फंस जाएगा। वहीं दोस्तों रशिया और भारत मिलकर लगभग 100 Su-30 MKI फाइटर जेट्स को एक नए एडवांस सुपर सुकोई स्टैंडर्ड तक अपग्रेड करेंगे और ये प्रोजेक्ट दोस्तों HAL का जो स्वदेशी सुपर सुकोई अपग्रेड प्रोग्राम है उससे अलग होगा। यहाँ पर दोस्तों 2 अलग अलग अपग्रेड प्रोग्राम्स होंगे। पहला HAL DRDO वाला स्वदेशी सुपर सुकोई अपग्रेड जिसमें कि 84 एयरक्राफ्ट को स्वदेशी उत्तम आइस रडार, नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, ब्रह्मोस एल मिसाइल, अस्त्र मिसाइल और नया मिशन कंप्यूटर और मॉडर्न एवियोनिक्स इसमें लगाए जाएंगे। जबकि रशिया के साथ जॉइंटली 100 एयरक्राफ्ट को अपग्रेड किया जाएगा जिसमें कि एयरफ्रेम की गहरी मरम्मत और लाइफ बढ़ाना होगा, AL-31 FP इंजन का ओवरहॉल किया जाएगा, नया रूसी रडार लगाया जाएगा और नए रशियन हथियारों का इंटीग्रेशन भी इसमें होगा। इवन R-37M हाइपरसोनिक मिसाइल और इवन PGMs भी इनमें लगेंगे। वहीं दोस्तों पाकिस्तान ने अपने फील्ड मार्शल असीम मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाया और मुनीर अब आर्मी चीफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी होंगे और 5 साल तक वो इस पद पर बने रहेंगे। CFD का पद दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान ने अपने संविधान में 27वें संशोधन के तहत बनाया था। इवन पाकिस्तान ने अपने एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर का जो टेन्योर है उसे 2 साल तक बढ़ा दिया है। तो फिलहाल इतने टॉप डिफेंस अपडेट वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है आपको सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।